नमस्कार बच्चों, आज हम लेसन 4 बैंकिंग और मुद्रा नीति के बारे में पढ़ेंगे। आपको 5वां लेसन पहले ही रख दिया है क्योंकि चौथा लेसन बाकी था, पर तो भी आपको रख दिया है। अब बच्चे ध्यान रखना, चौथा लेसन बैंकिंग यानी हमारे जीवन के लिए खूब उपयोगी ऐसा लेसन है। ये हमारे जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है। अभी आप लोग बैंकिंग और मौद्रिक नीति, बैंकिंग का अर्थ क्या है, आप लोग एक तरफ अभी जो मुद्रा एक दूसरे से अदला बदली करना है, अर्थात कोई भी काम सरलता से प्राप्त करने के लिए आप बैंक का उपयोग करते हो। एक तरफ बैंकिंग की सेवा देने वाली संस्था अर्थात बैंक, यहाँ पर हम आजकल बैंक का उपयोग अधिक करते हैं। आप लोग बैंक से भी परिचित है, कहाँ कहाँ पर हम ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं। तो हम सभी आज बैंक शब्द से परिचित होंगे। हमने अपने घर की बचतों को बैंक की सावधि जमा योजना में या बचत खाते में जमा किया होगा। आप छोटे थे तो क्या करते, पैसे बचाते थे और गुल्लर में वो डिब्बे में डालते थे। फिर जब ज़रूरत हो, बच्चे के दोस्तों की पार्टी या अपने बर्थडे पार्टी हो, तो उसको तोड़ डालते थे। एक तरफ की बचत कैसी करी जाए वो हमें हमारे माता पिता हमको सिखाते थे। पर जब हम बड़े हो जाते हैं और भविष्य की कोई आवश्यकता पूरी करने के लिए, कोई समस्या को दूर करने के लिए हम जो पैसे बचाते हैं, इतने सारे पैसे तो घर में जमा नहीं कर सकते और उन पे घर पे तो कोई ब्याज देने वाला नहीं। पर एक बैंक ऐसी संस्था है जो हमारे पैसे पर हमें ब्याज देती है। अर्थात तुम जो कहाँ कहाँ पर बैंक का उपयोग होता है। आप लोग स्कूल में फीस भरते हो तो भी अब कंप्यूटर के माध्यम से फीस भरी जाती है और सीधी वो आपके स्कूल के खाते में जमा हो जाती है। कोई बिल चुकाना हो तो भी आप देखते होंगे कि सीधा ही आपके खाते में से वहाँ जिसको चुकाना है वहाँ पर चला जाता है। या कई जगह पर अब बैंक का उपयोग करना चालू कर दिया है। तो बैंक की शुरुआत कैसे हुई, किसने इसकी शुरुआत करी, किसके मगज में ये सोच आई बराबर, और उसका अधिक से अधिक उपयोग कौन करता है और हम कितना उपयोग करते हैं, उसके बारे में हमें आज जानकारी प्राप्त करनी है। कि आपने अपनी स्कूल की फीस बैंक के चेक द्वारा भरी होगी, अर्थात घर के टीवी, रेफ्रिजरेटर इत्यादि वस्तु भी बैंक से मुद्रा से निकाली होंगी। इतने सारे पैसे तो घर पे रहते हैं, बैंक में जाके वहाँ पर एक फॉर्म दिया जाता है, स्लिप दी जाती है, वो स्लिप भरनी होती है और हमारे खाते में से पैसे निकालते हैं। दूसरा कि आपका भी खाता बैंक में आप खुलवा सकते हो। वो जो खाता आप लोग जब स्कूल में पढ़ते हो, कुछ अच्छे प्रोत्साहन प्राप्त करते हो, कोई स्कॉलरशिप प्राप्त होती, तो आपके खाते में वो पैसे जमा होते हैं। हमने से भी कुछ लोग अभिभावकों ने घर खरीदने के लिए बैंक से ऋण लिया होगा। बैंक हमें ऋण देती है, फिर हमें धीरे धीरे किस्त में चुकाना होता है। अब हम बैंक का उद्भव एवं अर्थ कैसे, उसका अर्थ समझना है कि अंग्रेजों में बैंक शब्द का अर्थ जत्था या समूह होता है। अंग्रेजों में बैंक का शब्द जत्था यानी बहुत सारा, टोला या समूह, पर यहाँ पर पैसे की बात है यानी पैसे का जत्था गिना जाता है। वहाँ पर एक की टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करना, संस्कृत भाषा में बैंक शब्द का मतलब भाड़ है। तो संस्कृत में से कहाँ से ये शब्द आया है बैंक का अर्थ, तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ पूंजी अथवा जत्था है और इसी शब्द को भंडार शब्द बना है। अंग्रेजी में बैंक शब्द फ्रांस और इटली के शब्दों द्वारा बैंका और बैंक्यू पर से लिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यूरोप में प्राचीन काल में सराफ बेंच पर बैठकर मुद्रा की लेन देन और अलग अलग प्रदेशों में मुद्रा की अदला बदली करते थे। हमारे देश की मुद्रा रुपीज़ है, पाकिस्तान की रुपीज़ है, अमेरिका की डॉलर है। जब हम विनिमय दर यानी ट्रांसफ़र करते हैं, इसी प्रकार बेंच मुद्रा के भंडार जत्थे की अदला बदली होती है, जिसे बैंक शब्द अंग्रेजी में उपयोग होने लगता है। इसी प्रकार कहा जा सकता है कि बैंक शब्द मुद्रा के भंडार से संबंधित है। अब आपकी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करना कि विश्व, ये प्रश्न भी है, परीक्षा में आता ही है कि विश्व की सर्वप्रथम बैंक के रूप में स्पेन में सन
1401 में स्थापित बैंक ऑफ बार्सिलोना। एक ही लाइन में दो प्रश्न दिए हुए हैं कि बैंक ऑफ बार्सिलोना मानी जाती है जब से मुद्रा को चलन के रूप में स्वीकृति प्राप्त करी है। हमने तीसरा लेसन पढ़ा, उसमें मुद्रा के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तब मुद्रा का कार्य विनिमय का माध्यम और मूल्य के मापदंड तक मर्यादित न रहकर मूल्य के संग्राहक। हमने उसके 3 साधन के बारे में पढ़ा है, विनिमय का माध्यम, संग्रह करने का माध्यम, संग्रह के रूप में उसको भविष्य में सौदेबाजी का भुगतान विलंबित भुगतान के साधन के रूप में स्वीकृत किया गया। आपने तीसरे लेसन में मुद्रा बैंक वाले लेसन में पढ़ा होगा वस्तु विनिमय प्रथा में कि पहले के समय में हमें बहुत समस्याएं आती थी। पहले हमारे पास मुद्रा ही नहीं थी, उसका स्थान वस्तु ने लिया था कि वस्तु के बदले में वस्तु देना। तो हमने उसके बाद आपको कौन कौन से पत्थर मुद्रा, धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा इत्यादि, यानी सरकार ने कागजी नोट पर मोहर लगा दी, फिर हम उसका उपयोग करने लगे। अब तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आ चुका है, सीधा ही बैंक से एटीएम से पैसे उठाओ। मुद्रा के कार्य बढ़ने से मुद्रा के मूल्य को देखरेख का प्रश्न उत्पन्न हुआ और संक्षेप में मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सुरक्षा एवं उसके अवगमन तथा उसके मूल्यों की देखरेख के लिए संस्था आवश्यकता पड़ी और जिसे यह कार्य बैंक द्वारा किया जाता है। बैंक का अर्थ, उसकी परिभाषा ध्यान में रखना कि बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाली संस्था अर्थात बैंक। दूसरी परिभाषा है कि मांगे जाने पर उतनी मुद्रा वापस लौटने की शर्त पर ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बचत एकत्रित करने वाली संस्था को बैंक कही जाती है। हम पैसे तो बैंक में से लेते हैं पर हमको निश्चित किए समय पर मुद्रा वहाँ पर वापस ब्याज के साथ देनी, ऋण के रूप में देनी पड़ती है। अब परीक्षा में परिभाषा जो लिखनी है वो, बैंक अर्थात लाभ के उद्देश्य से कार्य करने ऐसी धंधाकीय संस्था जो प्रजा की बचतों को जमा पूंजी के रूप में स्वीकार करती है। बैंक ऐसे ही सेवा करने नहीं बैठी। हम एक व्यक्ति वहाँ पर बैंक में जमा करता है, जब दूसरे व्यक्ति को वही पैसे की ज़रूरत होती है तो वही पैसा उनको देता है। वो हमको पूछने नहीं आता कि मैं आपके पैसे दूँ या नहीं, और वैसे ही उसका चक्र चालू रहता है और बदले में ब्याज प्रदान करे तथा उनकी जमा पूंजी को सुरक्षित रखे और उनकी जमा पूंजी में से लोगों की आवश्यकता उन्हें ऋण प्रदान करे एवं लोन की रकम पर ब्याज वसूल करे तथा अतिरिक्त मुद्रा को देश के विकास हेतु विविध क्षेत्रों में करे। यानी कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो मुद्रा शेयर मार्केट में रुकते, जो शेयर मार्केट अप आया तो ब्याज अधिक प्राप्त होता है। अब तो बहुत सारी बैंकें बन चुकी है। संक्षिप्त में अर्थतंत्र को बैंकों के द्वारा मुद्रा का आवागमन होता है। मुद्रा पर पड़ी रहे अर्थात उसकी एक ही प्रवृत्ति से दूसरी प्रवृत्ति निरंतर आवागमन न हो तो बैंक में पड़ी मुद्रा के भंडार या जत्था भविष्य में कम होता है और गतिशील मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। जो ऐसा कार्य ना करे तो पैसे पड़े रहेंगे और उसमें ब्याज कुछ मिलता नहीं है। अब हमें बैंकों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है। बैंक का वर्गीकरण 2 रूप से करा है, एक तो वाणिज्य बैंक और दूसरी है मध्यस्थ बैंक। वाणिज्य बैंक यानी व्यापारी बैंक, परीक्षा में दोनों का अंतर परीक्षा में आता है, दोनों के कार्य परीक्षा में पूछाए जाते हैं। तो आज हम पहले खाली व्यापारी बैंक के कार्य, उसके भी 2 प्रकार है, मुख्य कार्य और गौण कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम थोड़ी व्यापारी बैंक की थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। 1949 की बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अनुसार व्यापारी बैंक अर्थात ऐसी संस्था को बैंकिंग संबंधित व्यापार करे अर्थात देश में विदेश में निवेश बढ़ाने के लिए प्रजा की जमा रकम स्वीकार करे, ग्राहक कर जरूरत पड़ने पर चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर इत्यादि द्वारा निकालकर वापस प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारी बैंक व्यावसायिक इकाई के और मुनाफे के लिए कार्य करती है। प्रजा अपनी बचत को ऐसी बैंकों में जमा करती है जिसे बैंक जमा रकम को सुरक्षित रखती है। उसे जमा रकम बैंक अन्य कार्यों में लगाती है। एक प्रकार की बैंक प्रजा से पैसे या अन्य आर्थिक प्रवृत्ति का उपयोग भी करती है और प्रजा उसकी जमा रकम के बदले में ब्याज
चुकाती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम बैंक में पैसा जमा करते फिर वो बैंक क्या करती है, कोई नई जगह इन्वेस्ट करती है और उसमें से जो ब्याज मिले वो दूसरे लोगों को भी देती है, और जिन लोगों ने पैसे लिए हैं बैंक के पास से ऋण के रूप में उनको ब्याज भी देती है। यानी बैंक में पैसे अधिक जमा धीरे धीरे होते रहते हैं और जिनको ज़रूरत है उसको देते हैं। जमा रकम की बैंक किसी भी क्षेत्र में निवेश कर सकती है। कैसे? कृषि या उद्योग के विकास हेतु कार्यक्रम में उपयोग कर सकती है, अर्थात प्रजा की उसकी जामीनगिरी खरीद सकती है, अथवा जिन लोगों के पैसे की जरूरत हो उन लोगों को लोन दे सकती है। निवेश करने पर बैंकों को मुनाफा या आय प्राप्त होती है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी जगह कोई भी कार्य करे तो उसके बदले उससे उद्देश्य मुनाफा प्राप्त करना होता है, और लोन के बदले में बैंक ब्याज वसूल करके कमाई करती है। जमा रकम स्वीकार करने के लिए ब्याज की दर भी बैंक देती है और उसकी तुलना में लोन देकर ऊंची ब्याज दर वसूल करने का मुनाफा भी कमाती है। इसी प्रकार बैंक व्यावसायिक संस्था है, और दूसरे शब्दों में बैंक मुद्रा का आवागमन करके लाभ कमाने के व्यवसाय करती है, जिसे व्यापारी बैंक कहते हैं। अब हमें व्यापारी बैंक के कार्य पढ़ने हैं, जिसमें पहला कार्य है मुख्य कार्य, जिसके प्रकार है जमा रकम स्वीकार करना। अब ये व्यापारी बैंक जमा रकम स्वीकार करना, मैंने आपको पहले ही बताया कि बैंक का कार्य क्या है, पैसे लेना और जिनको ज़रूरत है उनको देना, बचत के रूप में भी देना। प्रजा के पास उनकी बचत को बैंक स्वीकार करती है और उनकी जमा रकम सुरक्षित रखती है, और प्रजा की बचत को अपने पास रखकर उस पर ब्याज चुकाती है। और दूसरे शब्दों में कहे तो जमा रकम के रूप में प्रजा बैंक से ऋण प्रदान करती है। हम पैसे का उपयोग हमने जमा कर रखे हैं पैसे, तो बैंक निश्चित कर दे कि इतने प्रतिशत उनको ब्याज देना है, और जिसके कारण बैंक हमको ब्याज देती है, जिसके बदले में बैंक ब्याज चुकाती है। और जमा रकम मुख्य रूप से 3 प्रकार है उसकी। चालू खाता, कि यह खाता व्यवसायिक इकाई या व्यक्ति के नाम पर खोला जाता है, जिनमें रखी जाने वाली मुद्रा सभी प्रकार की जमा रकम की तुलना में अधिक और तरल होती है। व्यापार के लिए दिए जाने वाले जितने भी 4 बार रकम निकाल सकता है, और इन खातेदारों में चेकबुक प्राप्त होती है। इन लोगों को एक चेकबुक दी जाती है, ऐसे तो सबको चेकबुक और पासबुक दी जाती है बैंक से, परंतु ब्याज नहीं मिलता। चालू खाते में ब्याज मिलता नहीं है, उतना ध्यान रखना, बल्कि बैंक उनके पास से निश्चित प्रकार का सर्विस चार्ज वसूल करते। जिन लोगों को रोज, कोई व्यापारी हो उनको रोज क्या करना पड़ता है, पैसे जमा करने किसी व्यापारी को देने, तो क्या करता है बैंक में खाते में जमा करता है और दूसरे नाम के चेक भी देता है, और उससे कारण क्या होता है, कि उसके कारण व्यक्ति उस पर बैंक उस पर चार्ज वसूल करती है। दूसरा है बचत खाता, कि इस खाते में व्यक्ति अपनी अल्पकालीन समय तक बचत रखते हैं, जबकि पैसा वापस चाहिए तो चेकबुक द्वारा निकाल सकते हैं, और ऐसी जमा रकम पर ब्याज भी मिलता है। और वर्तमान समय में आपको हमने पहले ही बताया कि 3 कैसे निकालते, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि द्वारा बचत खाते में से मुद्रा निकाल जा सकती है। इसी प्रकार के खाते को निकासी संबंधित कानूनी प्रत्येक बैंक निर्धारित करती है। रिकरिंग खाता, कोई अमुक निश्चित समय, महीना, 2 महीना, 5 महीने, ऐसे अमुक थोड़ी थोड़ी मुद्राएं बैंक में जमा करती है, एक तरफ का बचत। रिकरिंग खाते में जमा राशि बचत खाते को एक प्रकार है। जो व्यक्ति एक साथ बचत करने की इच्छा न रखता हो या बचत करने का अक्षम हो, ऐसे व्यक्ति प्रतिमाह या कुछ समय के दौरान एक निश्चित राशि इस खाते में जमा करवाता है, कि हर महीने 100 रुपया डालना है, 500 डालना है, 1000 डालना है, बचत करनी है, ऐसे उनकी सोच हो। उसी प्रकार वो रिकरिंग खाता खुलवाता है और उस पर भी ब्याज। इसी प्रकार व्यक्ति की जमा राशि बढ़ती जाती है और जमा राशि पर उसे ब्याज मिलता है। ऐसी जमा पर वो निश्चित होना चाहिए, निश्चित के पहले उठाए तो उनको ब्याज मिलता नहीं है। ऐसी जमा राशि रिकरिंग जमा राशि कहते हैं। यदि किसी माह राशि जमा न करवाई जाए तो ब्याज के नुकसान के साथ दंड भी भरना पड़ता है।
सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट। इससे जमा रकम एक निश्चित समय के लिए रखा जाता है। इस जमा रकम में बैंक सबसे अधिक ब्याज चुकाती है। और जब दीर्घकालीन के लिए व्यक्ति बचत करने की इच्छा रखता हो तब उसे खाते में जमा रकम रखी जाती है और आवश्यक पड़ने पर अतिरिक्त निकासी ओवरड्राफ्ट प्राप्त करता है। बैंक उसके पास पैसे ना हो पर वो हमेशा खाते का उपयोग करता हो तो बैंक उसको ओवरड्राफ्ट यानी पैसे देती है। ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना। अर्थतंत्र में व्यवसाय, व्यापार या निजी कारणों के लिए निवेशकर्ता, किसानों तथा अन्य वर्गों के लोगों के लिए मुद्रा की आवश्यक पड़ती है। पूरा पैराग्राफ याद कर देना, परीक्षा में इम्पोर्टेंस है। तभी बैंकों के ऋण लेती है। बैंक ब्याज लेकर विविध प्रकार के ऋण प्रदान करती है। 3 प्रकार के, एक अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। कि अल्पकालीन ऋण कितने समय का होता है, ध्यान रखना, 1 वर्ष तक, मध्यम अवधि 1 से 5 वर्ष तक और दीर्घकालीन 5 से 15 वर्ष तक का होता है। परंतु इस प्रकार कोई निर्धारित समय काल नहीं होता। विविध प्रवृत्ति के अनुसार अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन समय निश्चित होता है। बल्कि ऋण के उद्देश्य के संदर्भ में ऋण निजी उद्देश्य के लिए, कृषि हेतु, व्यवसायिक हेतु सकता है। अब आता है भुगतान एवं निकास की सुविधा। हमने बैंक में पैसे पड़े हैं पर कैसे उठा सकते हैं, उसकी पद्धतियाँ कौन कौन सी है। बैंक ग्राहकों को सरलता से मुद्रा का भुगतान एवं निकासी सुविधा विविध प्रकार से पूरी करती है, जिसमें चेक, निकासी फॉर्म, ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म परीक्षा में आता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि सुविधा का समावेश होता है। अब तो नेट बैंकिंग आ चुका है कि एक खाते से दूसरे खाते में कंप्यूटर के माध्यम से तुम पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। अब आंतरिक सुविधा भी आप प्राप्त कर सकते हो। आंतरिक सुविधा यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक को अल्पकालीन या दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। अल्पकालीन ऋण एक बैंक दूसरे बैंक को मध्यस्थ बैंक द्वारा प्रदान करती है, उसको कॉल मनी कहते हैं। ध्यान रखना, दोनों की कॉल मनी की परिभाषा आती है। और उसी प्रकार ब्याज का दर, उसको कॉल मनी रेट, एक बैंक दूसरी बैंक को देती है पर उस पर भी रेट लगाती है, उसको कॉल मनी रेट कहा जाता है। अब आता है व्यापारी बैंक के गौण कार्य। कि ग्राहक को एजेंट के रूप में उपयोगी सेवाएं प्रदान करना। कि बैंक अपने ग्राहक को विविध सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरण के आयातकर्ता एवं निर्यातकर्ता को साख प्रमाण पत्र देता है। अब साख प्रमाण पत्र क्या नहीं, एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है कि किसी व्यक्ति, संस्था अथवा बैंक द्वारा अन्य व्यक्ति या संस्था को बैंक से लिखा जाता है और उनको ये पत्र उल्लेखित व्यक्ति के एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित समयावधि में उनको पैसे जमा करना होता है। अब कुछ आर्थिक प्रवृत्ति के लिए गारंटी प्रदान करते हैं। कुछ बैंक और कर चलन, बीमा प्रीमियम भरने से इत्यादि सुविधा भी ग्राहकों को देती है। ग्राहकों की कीमत, वस्तु, जेवर जैसे वस्तु या कागजी डॉक्यूमेंट इत्यादि सुरक्षित रखने के लिए बैंक सेफ डिपॉजिट होल्ड यानी लॉकर भी की सुविधा भी प्राप्त करती है। ग्राहकों को प्रदान अत्यंत सूक्ष्म आर्थिक प्रवृत्ति के लिए निश्चित वर्ग को सूक्ष्म ऋण, माइक्रो फाइनेंस प्रदान करती है। व्यवसाय में भी ये व्यक्तिगत सौदा भुगतान के मामलों में विश्वसनीय प्रदान करती है। बैंक ड्राफ्ट अथवा पे ऑर्डर की सुविधा भी प्रदान करती है। पे ऑर्डर यानी बैंक ड्राफ्ट जैसी विविध सेवाओं देती है, जिसमें से एक बैंक चेक दूसरे स्वीकार की गई रकम को बदले में ही चेक देता है, उसे पे ऑर्डर कहते हैं और बैंक द्वारा ही ये कार्य किया जाता है अथवा पे ऑर्डर उसी शहर या उसी गांव में भुनाया जाता है। अब दूसरा है परिवर्तन समय के साथ आधुनिक सेवाएं प्रदान करना। धीरे धीरे नई नई सुविधाएं प्राप्त हो रही है। कि बैंक की संकल्प एवं कार्य पद्धति समय के साथ बदलती रहती है। बैंकिंग कार्य निरंतर नवीनीकरण होता रहता है।
आज के चलन में चेक या बिना एक खाते से किसी अन्य बैंक के ग्राहक के खाते में मुद्रा या इलेक्ट्रॉनिक के रूप ट्रांसफर किया जाता है, उसे निफ्ट कहा जाता है। कि NEFT उसका पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, उसका फुल फॉर्म ध्यान रखना। RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये फुल फॉर्म परीक्षा में आता है। अब इंटरनेट बैंकिंग, मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरनेट बैंकिंग तथा मोबाइल फ़ोन के बैंकिंग ऐप द्वारा ग्राहक अपने खाते की सभी जानकारी कंप्यूटर अथवा मोबाइल फ़ोन पर प्राप्त कर सकता है, वस्तु की खरीदी कर सकता है और टिकट बुक करवा सकता है। अब डिबेट खाते की सुविधा भी प्रदान करी है कि ये शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, जामीनगिरी इत्यादि भौतिक सुविधा सुरक्षित और इलेक्ट्रिक खाता है, जिसमें ऐसे खाते धारक अपने शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप से सुरक्षित रखता है। और आपको एक कोर का पूरा नाम लिखना है, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। इन सब के फुल फॉर्म परीक्षा में पूछाए जाते हैं। अब कई परिभाषा ऐसी है जिसको कल आपको उसकी सभी परिभाषा आपको एक कागज़ में दी जाएगी, उसका आप फोटो ले लेना और अपने पास रखना याद करने के लिए। कल हम मुद्राकीय मध्यस्थ बैंक के बारे में पढ़ेंगे और मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ेंगे।